अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी आया साथ बिस्मिल्लाह 103.2 FM, आपका अपना मनपसंद सनराइज रेडियो, और हम हैं आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी पेशकार सोफिया यासीन। तो आपको खुशामदीद कहेंगे। जी आया साथ बिस्मिल्लाह एक बार फिर से हमारे साथ एक मेहमान होंगे, और वो मेहमान इस वक्त हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद कनाडा से। तो इसलिए ये आवर जो है वो दिल से का होगा। हमें पूरी उम्मीद है आप जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से, खुश-ओ-खुर्म है, और हमारे संग हैं। आप सबका भी स्वागत करेंगे। साथ साथ सनराइज रेडियो को आप सुनते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए www.sunriseradio.fm 103.2 FM के जरिए भी आप हमें सुन पाते हैं। सोफिया यासीन दिल से प्रोग्राम, और आप सबकी मोहब्बतों प्यार और खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद पे जिस पे दुनिया कायम है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी खैर-ओ-आफियत से, खुश-ओ-खुर्म है और हमारे संग हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही होती है कि आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्म होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ, अपने वालिदैन के साथ बहुत ही जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे। अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत नासाज है या आप किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार हैं, तो हमारी दिल से दुआ होगी अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपकी तमाम मुश्किलात को दूर कर दे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए, आपकी जानो माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे और आपको बचा के रखे बुरे लोगों से, बुरे वक्त और बुरी नज़र से। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हासदीन के हसद और ज़ालिमीन के जुल्म से बचाए। आमीन सुम आमीन। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारा साथ निभाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों, प्यार और खुलूस का, आप सबकी समाहतों चाहतों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जी हाँ, सनराइज रेडियो 103.2 FM, साथ ही साथ पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए आप सुनते हैं। इस वक्त मुहातिब सोफिया यासीन, और हमने आपको बताया है कि हमारे साथ एक मेहमान, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे हमारे साथ इस आवर में, और सरप्राइज अभी ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और दोबारा से हमारे साथ आपको पता ही है कि परवीन शाकिर, जो एक बहुत बड़ा नाम है बरसगीर में, एक बहुत, जहाँ खुशबू का जिक्र होगा परवीन शाकिर का जिक्र होगा, और आपके जहन में यकदम एक छवि सी आ जाती है। जी हाँ, परवीन शाकिर साहिबा के आज बेटे हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह हम उनसे बातचीत करेंगे, और उनकी जो बचपन की यादें हैं वो हम शेयर करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया भी, परवीन शाकिर साहिबा के बेटे हैं हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल। और जिन लोगों को नहीं पता, ऐसा है नहीं है कि किसी को पता ना हो परवीन शाकिर कौन है और कौन थी, तो परवीन शाकिर जो है एक बहुत बड़ा नाम, अगर आप देखें उर्दू अदब में, तो आज तक जो है बहुत सारी खवातीन ने बहुत अच्छा लिखा। हम नहीं कहते कि किसी ने उस लेवल पे नहीं लिखा, लेकिन परवीन साहिबा का अपना ही कमाल था, उनकी अपनी ही शख्सियत थी, एक पुरएतमाद शख्सियत, और लफ्ज़ों को वो अपने एक कॉन्फिडेंस तरीके से दूसरों तक लाती थी, और स्पेशली खवातीन के लिए आज तक किसी ने इतना अच्छा नहीं लिखा कि आप अपने जज्बात की अक्कासी कर सकें। तो इस तरह परवीन शाकिर ने अपने कलम से लफ्ज़ों का जादू जो बखेरा और हवा पे जो खुशबू को मुहत्तर किया, वो आज भी जिस तरह के हम हवा के दोष पे बोलते हैं और अपने प्रोग्रामों को खूबसूरत बनाते हैं, उनका कलाम पढ़ के, और आप सभी भी हमारे सुनने वाले जो हैं परवीन शाकिर साहिबा का कलाम लेके आते हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ों में हमारे साथ शेयर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक तजस्सुस था कि हम सभी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते ही हैं कि उनके बेटे जो हैं वो किस हाल में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो आज उनके बेटे का सबसे पहले तो हम आपको नाम बताएं, आप सैयद मुराद अली, और मुराद अली को हम लेंगे आज सनराइज रेडियो पे। हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कनाडा से, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस होंगे और पसंद फरमाएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी दुआएं भी देंगे उनको। तो परवीन शाकिर साहिबा 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई थी। तो आपको शायरी से लगाव तो बचपन से ही था। आपके वालिद मोहतरम भी शाकिर हुसैन साकिब, जो खुद भी शायर थे, उन्होंने इनको मदद की शायरी में, और आपने मैट्रिक का इम्तहान रिजविया गर्ल्स स्कूल कराची से और BA सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से पास किया। 1972 में उन्होंने अंग्रेजी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की, और फिर लसानियत में भी MA पास किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर टीचर मुलाजिम हो गई। तो अगर उनकी बात की जाए कि जो उनके मजमूआ कलाम थे, तो महज सबसे पहले जब उनकी उम्र अभी 24 साल थी तकरीबन, तो उनका पहला मजमूआ खुशबू, जो हम सबको याद है, और हमेशा जब भी परवीन शाकिर साहिबा का नाम आए, जब भी शायरी पे गुफ्तगू हो रही हो और खुशबू का जिक्र हो, तो हमारे जहन में बिल्कुल क्लिक करता है परवीन शाकिर साहिबा का नाम। तो खुशबू उनका मजमूआ कलाम सबसे पहले आया था, तकरीबन उनकी उम्र 24 साल थी। और इसके अलावा इस कलाम के बाद इस पर उन्हें अवार्ड भी मिला था, आदमजी अवार्ड। 18 साल के अरसे में उनके 4 मजमूए खुशबू, तदबर, खुद कलामी और इनकार शाया हुए थे, और इनकी कुलियात माह तमाम 1954 में मंजरे आम पर आई थी।
1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. 26 دسمبر بدقسمتی سے وہ دن تھا جس دن وہ ہم سب سے جدا ہوئی تھیں. اور مراد اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 15 سال کے تھے. تو آج مراد کو ہم خوش آمدید کہیں گے سن رائز ریڈیو پہ, اور ان سے بہت ساری بات چیت ہوگی. یقیناً آپ ہمارا ساتھ دیں گے سن رائز ریڈیو پہ. اور آج ایک ایسی عظیم شخصیت پروین شاکر صاحبہ کی ایک ایسی خوبصورت اور ذہین ماشاءاللہ سے تھی, ان کے بیٹے کو ہم سن رائز ریڈیو پہ ویلکم کریں گے اور دیکھیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ خوشبوؤں کی شاعرہ کو کس طرح یاد کرتے ہیں. تو السلام علیکم. صوفیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. مراد آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بس کورونا وائرس جو ہے گھر پہ بیٹھے ہیں جیل کی طرح, اور کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہے. اور وہاں پہ تو ابھی مارننگ کا ٹائم ہے غالباً کہ نہیں؟ نہیں, یہاں پہ اس وقت کیا ٹورانٹو میں دوپہر کا وقت ہے. اچھا, دوپہر ہو چکی ہے. ہو یس 3 o'clock ہو گیا ہے وہاں پہ, ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے یہاں رات ہو گئی ہے. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل گھر پہ ہی ہیں اور بورنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے گا سچ سچ کہ گھر پہ بیٹھنا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ روٹین بنی ہوتی ہے, کام پہ جانا, تیار ہونا, رات کو بھی ہر چیز پلان کر کے سونا. تو آج کل تھوڑا سا چل موڈ میں ہے کہ نہیں؟ چل موڈ بھی تو ہے, مگر بوریت بھی ہو جاتی ہے نا, بیکاز ایک آپ کی روٹین ہوتی ہے, آفس میں جانا, دوستوں سے ملنا, کام والوں سے ملنا, بس گھر سے باہر نکلنا. اب وہ بھی مشکل ہے. اب ہر جگہ لاز آ گئی ہیں کہ بس اگر آپ نے گروسری کرنے جانا تو تبھی نکلو, ورنہ گھر میں بیٹھے رہو. تو بندہ کتنا ٹی وی دیکھے, بندہ کتنا نیٹ فلکس دیکھے. تو تھوڑی سی پھر تو ہو ہی جاتی ہے نا, پھر تھوڑی سی پھر غیر قانونی حرکت کرنی پڑتی. نکل جاتے ہیں ڈرائیو کے لیے تاکہ کچھ خوشگوار ہوا بھی تو بنے نا کچھ آدمی کو. ہاں, فریش ایئر لینی چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ سن رائز ریڈیو کو آپ نے بے شک فری بھی ہیں, اپنے ٹائم میں بھی ہے, لیکن آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تو اس کے لیے تو شکریہ ہے آپ کا. تو آپ کی والدہ محترمہ کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, تو ان کے ہی حوالے سے ہم بات کریں گے, کیونکہ آپ کا بچپن گزرا. بہت سارے لوگوں کو تھا کہ مراد کس سال میں ہوں گے, کہاں ہوں گے, اور ماشاءاللہ سے جب ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ سے اللہ کے کرم سے بہت اچھی جگہ پہ ہیں اور بہت اچھے سے ہیں, اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو کامیابی دیں. تو کچھ تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیے گا کہ سو فار آپ کا جو کیسا رہا سفر اکیلے؟ میرا سفر سٹارٹ ہوا 1994 میں, جب میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس وقت میں آئی تھنک 15 سال کا تھا. تو اس وقت پھر میری نانی اور خالہ کراچی سے آ گئی میرے ساتھ رہنے کے لیے. اور اس کے علاوہ میری امی کے اتنے زیادہ دوست تھے ان کی پرسنل لائف میں, ان کی آفیشیل لائف میں, ان کے مل کے پھر انہوں نے مجھے بڑا کیا. جیسے سب سے پہلے تو میں پروین قادر کا نام لوں گا, وہ میری گاڑی بھی بنی جنہوں نے میری بہت مدد کی. پھر میری کچھ دوست جیسے طلعت الطاف ہیں, خوشبخش شجاعت ہیں, مہتاب راشدی ہیں, رفاقت آنٹی ہیں, اور بھی کافی آنٹیاں جن کا ابھی نام یاد نہیں آ رہا. تو ان سب نے مل کے میری ہیلپ کی, مجھے ساتھ بڑا کیا. جو بھی مشکلات مجھے آئیں انہوں نے حل کی, تک تو تھوڑا سا پھر سفر تھا ہموار ہو گیا. اس کے بعد پھر میں لمز یونیورسٹی میں گیا. وہاں سے پھر سوچا کہ لمز میں بھی رہ سکتا ہوں, پر اگر میں ذرا اونچا سوچوں تو کیا ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے کوشش کی کہ کسی اور جگہ پہ جاؤں, آسٹریلیا, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا. تو کینیڈا بیسٹ آپشن تھا, تو میں یہاں پہ آ گیا. اور پھر یہاں سے پھر میں نے کمپیوٹر سائنس میں انڈر گریجویشن کی ڈگری کی, اور پھر یہیں پہ ٹھہر گیا. اور پھر آج میں ایک کمپنی ہے ٹیسلا جو کہ بجلی کی گاڑیاں بناتی ہے اور بہت عبور پر ہے, تو اسی کمپنی میں ایز اے سافٹ انجینئر میں کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کیونکہ آپ کی امی کا خواب کچھ اور تھا, اس میں کتنی سچائی؟ آپ شروع سے خود ہی نیورو سرجن بننا چاہتے تھے یا ان کی بھی خواہش تھی؟ میں بالکل نیورو سرجن نہیں بننا چاہتا تھا. مجھے بالکل کوئی شوق نہیں تھا نیورو سرجن بننے کا, مگر ان کو بس تھا کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے, اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں تمہیں نیورو سرجن ہی بننا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بنانا ہے تو پھر میں بن جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آپ کو تو پتا ہے او لیول میں پھر آپ کو مضمون چوز کرنے پڑتے ہیں, میڈیسن کے, پری میڈ کے, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری وغیرہ. تو وہ میں نے لیا. پر ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ مجھے کمپیوٹرز کی طرف کافی لگاؤ ہے. ان کو کمپیوٹرز کا زیادہ پتہ نہیں تھا, وہ اتنا پتا تھا کہ میں کمپیوٹرز خراب کرنے میں بڑا ماہر تھا. تو اب تھوڑا خراب کریں, مطلب
थोड़ा इंटरेस्ट ही होगा ना कि आप खराब करेंगे उसको। तो मैं कंप्यूटर में वायरस वगैरह लगा देता था, तो फिर उनकी दोस्तें आके ठीक करती थी, और वो इतना एहसास हो गया था कि मुझे कंप्यूटर की तरफ थोड़ा सा लगाव है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि तुम इसकी तरफ ही थोड़ा सा ध्यान दो, और मुझे लगता है कि आगे जाके ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड बनेगी। तो मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर आगे जाके फिर जब मैं A-levels में पहुंचा तो केमिस्ट्री तो ज्यादा ही मेरे लिए मुश्किल हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ डिसीजन दिया कि मुझे पता है कि मेरी अम्मी चाहती तो मुझे थी कि मैं न्यूरोसर्जन बनूं, पर मेरे ख्याल से वो उससे भी खुश होंगे कि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ चला जाऊं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो ये चाहती नहीं है मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मेरा ख्याल था कि मैं कंप्यूटर साइंस में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और आई थिंक वो ख्वाब उनका पूरा हो गया इन द सेंस। माशाल्लाह। तो ये अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कंप्यूटर वगैरह से छेड़छाड़ करना, तो इसका मतलब है कि शरारती थे, अगर थे तो कितने तंग करते थे अम्मी को? मेरे ख्याल से मैं बहुत शरारती था, और अकलौता बेटा होने के इसको ज्यादा ही लाड वगैरह भी मिलता था, और नखरे भी होते थे, और शरारतें बहुत ज्यादा होती थी, कभी डांटी पड़ती थी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इतना शरारती था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरे ख्याल से वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मैं उनका खुशी का मेंबर था। मगर अब उनसे पूछ नहीं सका, मगर उनको ऐसे एक पता नहीं क्या शौक, जिस तरह वो चाहती थी कि बस मैं न्यूरोसर्जन बनूं, उनको एक और शौक था कि बस मुझे वो बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। जी। ये मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों डालना चाहती थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, पहले उन्होंने कोशिश की मुझे HSM स्कूल में डालने की, फिर उन्होंने मुझे कोशिश की लॉरेंस स्कूल में डालने की, फिर वहाँ नहीं काम बना तो फिर उन्होंने हसरतलाल कैडेट कॉलेज में डालने की कोशिश की, फिर दोबारा HSM में डालने की कोशिश की। तो मैंने मतलब क्या मैं बहुत शैतान था, मुझे मैं संभल नहीं पाता था, या ये वजह थी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने ये पता था कि जो 4 कॉलेज का मैंने नाम लिया है वहाँ से जब बच्चे ग्रेजुएट करते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरा लगता तो ये कि शायद वो इस रुख में जाना चाह रही थी, पर फिर भी मुझे पसंद नहीं थी कि वो आप मुझे भेज क्यों नहीं है। तो जब आखिरी बार उन्होंने मुझे HSM भेजने की कोशिश की तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, आप बस ना भेजें। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई यही वजह है। तो मैं कहा कि भाई अच्छा मुझे ना एक खत लिखो, और उसमें लिखो सही से तफसील में बताओ मुझे कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो फिर मैंने 2 दिन लगाए पूरे कंप्यूटर्स पे, एक वर्ड परफेक्ट एक सॉफ्टवेयर था, तो मैंने एक थोड़ा सा लंबा सा खत और ऐसे लिखा, और मैंने उसमें बताया उनकी वजूहात कि भाई मैं क्यों नहीं जाना चाहता। और फिर मैंने उनको दिया खत 2 दिन बाद, और सोचा कि अभी डिबेट होगी उनके साथ कि अच्छा ये वजह है, ये वजह है, नहीं ये सही वजह नहीं है। तो उन्होंने खत मेरे से लिया, फिर पढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं जा रहे हो। वो बड़ा खुशी का दिन था मेरे लिए कि इन्होंने बस मेरी बात मान ली, और मैंने उनकी बात मनवा लिया। तो मतलब कन्विंसिंग थे ना आपने, वो इतनी सर्च करके तो लिखा है, तो जाहिर है उन्होंने तो मानना था, और फिर माँ जो है वो उसका दिल मोम हो ही जाता है, ये भी एक बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि जब भी जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखें तो वो बात बात में आपकी बात करती थी। तो एक उनका शेर है बहुत ही खूबसूरत सा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चलाक हो गए। तो कहीं आपकी कोई चलाकी तो नहीं थी इसमें, या वाकई क्योंकि उनकी शायरी हकीकत के ज़्यादा करीब है, हम देखते हैं कि हाँ ये तो हकीकत में भी ऐसा होता है। उनकी शायरी आई थिंक अ लॉट रोमांटिक साइड पे थी, और खास तौर पे एक औरत के पहलू की तरफ से, जो कि मेरे ख्याल से उस टाइम पे पाकिस्तान में इतना था नहीं। तो जब उन्होंने उस पहलू से लिखना शुरू किया तो बहुत पसंद किया गया, और वो काफी बोल्डनेस दिखाई दी, बिकॉज अमूमन हमारी सोसाइटी इट्स नॉट वुमेन सेंट्रिक, इट्स मोर मैस्कुलिन। तो इसलिए जब उन्होंने उस तरह से लिखना शुरू किया तो बहुत पसंद आया, और बहुत उसको एक्सेप्ट किया गया अभी तक। और देखिए कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी देर के लिए उनको शोहरत मिलती है और फिर बाद में गायब हो गए, और आप देखिए कि एक बहुत बड़ी खुश नसीबी है हम सब की भी कि एक तो वो उर्दू अदब का इतना बड़ा नाम है, और फिर वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और आज तक उनको नहीं बुलाया जा सकता। जब भी उनकी बर्थडे आती है या डेथ एनिवर्सरी आती है तो सभी उनको अकीदत मोहब्बत से याद करती हैं, और अभी तक उनके शेरों को जो है इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक आप इजी फील करते हैं कि अपना इजहार कोई भी औरत अगर करना चाहिए किसी, उसको अल्फाज ना मिल रहे हो तो परवीन शाकिर साहिबा की किताब उठा के उसमें से कुछ भी शेर जो है वो चूज करके तो आप इजहार कर ले किसी भी बात का। मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताया गया है कि जो
मेरी अम्मी की किताब खुशबू है, तो अभी कुछ अर्से पहले उसका एक एडिशन निकला जिसमें खुशबू के अंदर अगर खुशबू एक्चुअली खुशबू आ रही होती थी, तो बहुत लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को वो एक प्रेजेंट देने की का सोचा और वो बड़ा अच्छा प्रेजेंट बना, खुशबू की किताब खुशबू के साथ। तो आप सही कह रही हैं कि वाकई अभी तक इट्स वेरी पॉपुलर। सही। तो मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि एक मैंने उनकी नज़म पढ़ी थी, उसका बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत दूर की सोचती थी आपके बारे में, स्पेशली आपके हवाले से वो बहुत पॉजिटिव भी थी और ज़ाहिर एक माँ को होना भी चाहिए। तो कोई ऐसी नसीहत जो अभी तक आपने अपने पल्लू में बांध के रखी हो और अभी तक आपको याद हो, वो कभी नहीं भूले आप उस नसीहत को? बेसिकली उनकी वर्क एथिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी, मेहनत करना हमेशा। और उन्होंने मुझे कई बार कहा था कि देखो भाई, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी जो शायरी की जो रॉयल्टीज आती हैं मेरे लिए बहुत काफी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सरकारी काम वाली जॉब करूं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है और कभी ट्रांसफर हो जाए, अगर रात तक फाइलों पर चढ़ना और मीटिंग पे जाना वगैरह, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम आगे बढ़ सको और तुम पढ़ सको और तुम आगे सक्सेसफुल हो सको। तो ये बात मैंने अभी तक अपने साथ रखी हुई है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और मैंने बहुत मेहनत की और आई थिंक उसका फायदा मैं उठा रहा हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी उनकी तरह ही सेल्फ मेड इंसान है और इसीलिए मेहनत जो करेगा वो कभी भी पछताएगा नहीं। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन मेहनत और कामयाबी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे ब्रेक के फौरन बाद कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक की जानिब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का सनराइज रेडियो पे, और दोबारा से आपको वेलकम कहेंगे। जी वेलकम बैक कहेंगे आप सबको, खुश आमदीद। जी आए साथ बिस्मिल्लाह सनराइज रेडियो पे एक बार फिर सोफिया यासीन आपसे मुखातिब है और हमारे साथ हैं जी मुराद को हम दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जी, तो हमने वो बात हो रही थी मेहनत पे और फिर कामयाब होने पे, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कामयाबी आपके नजदीक क्या है, इस क्या मायने रखती है? आई थिंक कामयाबी मेरे सामने ये मायने रखती है कि अगर आपके सामने मुश्किलात हों और फिर भी जिद्दोजहद करें और हार ना माने और आखिर में आपको वो नतीजा मिल जाए जो आप चाहते हो, तो वो कामयाबी होती है। और मैंने अपने सामने भी देखी अपनी अम्मी को, खास तौर पे कई बार उनको इंतहाई मेहनत करना और मुश्किलात में होना, मगर फिर भी आगे बढ़ निकलना। जैसे जब वो फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी वो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, तो अब यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, चाहे आप जो भी पढ़े, आपको दीगर और मजमून भी पढ़ने होते हैं साथ साथ। उन्होंने कभी जिंदगी में आई एम श्योर मैट्रिक या उस टाइम पे पढ़ा होगा, बट यूनिवर्सिटी लेवल या मास्टर लेवल इकोनॉमिक्स और मास्टर लेवल मैथमेटिक्स उन्हें कभी नहीं पढ़ी थी, और उनको आइडिया ही था कि वो कैसे वो करते हैं। तो मतलब विदाउट एनी बेस उन्होंने मेहनत की, दोस्तों से हेल्प ली और मेरे से भी हेल्प, बिकॉज मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, तो मैं भी उनकी हेल्प करता था मैथ्स में। तो उन्होंने उसमें मेहनत की, हार नहीं मानी, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फिर वो सक्सेसफुल हो गई और उनको डिग्री मिल गई, वरना उनको डिग्री ना मिलती। तो ये इन द सेंस उन्होंने कामयाबी हासिल की। मैंने भी फिर उसके लिए अपने ओवर ये अप्लाई किया। मैं जब कनाडा आया, जब मैं आई थिंक 22 साल का था, मैं अकेला आया था, मेरे पास ना कोई जानने वाला नहीं था, बस एक ख्वाब था कि मैं अपने आप को यहाँ पे आके अपने स्टार्स चेंज कर दूंगा। और फिर मैंने जिद्दोजहद की, मुश्किलातें काफी आई, मगर फिर भी उनको दूर किया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ और सेटल्ड हो गया हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, सही। आपको शेर व शायरी का शौक है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं है, और मेरे ख्याल से मेरी अम्मी को ही है तो अच्छा है। मैं तो अगर करूंगा तो इंतहाई खराब किसी की करूंगा। मुझे मौसीकी से शौक है, मैं पियानो और कीबोर्ड बजाता हूँ। मतलब लोग कहते हैं ना कि जीन्स में जब आर्ट्स का होता है तो किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पोइट्री में हो, और भी आर्ट्स होते हैं, मुसव्वरी है, मौसीकी है, तो मेरे अंदर मौसीकी वाली जीन्स आ गई है आगे से। अच्छा, तो फिर कोशिश की कभी गुनगुनाने की, या फिर घर तक की तन्हाई में जब होता है, या बीवी रूठ जाए तो फिर रूठ जाए? क्या हो गया, बीवी का जिक्र आ गया? नहीं, मतलब ऐसी तो बात नहीं है, बट गुनगुनाने का शौक तो होता है, जैसे सब शावर में गुनगुनाते हैं वगैरह। और मजे की बात ये कि सबसे पहले जो मेरा एक्सपोजर जो अम्मी की शायरी का हुआ था, वो एक सॉन्ग से ही होता, बिकॉज मैं जब 9 या 10 साल का था, मुझे क्या पता कि शायरी क्या होती है, मुझे क्या पता कि लोग उनकी शायरी को क्यों पसंद करते हैं, राइट?
तो और ये पाकिस्तान में एक बार मैं आई थिंक मैं बीकन हाउस में था, तो मुझे मेरी अम्मी मुझे पिक करने आती हैं, तो वो कहती मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तोहफा है। अच्छा भी क्या सरप्राइज तोहफा है? मैंने कहा ये देखो वाइटल साइंस की एक नई टेप आई है और मैंने तुम्हें दी थी। उस टाइम पे तो सिर्फ ऑडियो कैसेट्स ही होती थी, सीडी और डीवीडी और एमपी3 वगैरह तो होता नहीं था। और वाइटल साइंस की टेप तो बड़ी पॉपुलर टेप होती थी जब नई नई आई थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अपने मैं दोस्तों में बड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा, मेरे पास वाइटल साइंस की नई टेप आई है। तो उसमें उनका एक गाना था, गजल थी चेहरा, तो वो वाइटल साइंस जुनैद जमशेद ने बड़ी उम्दा तरीके से उसको कंपोज किया था, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। तो मतलब सबसे पहली जो मेरी फेवरेट गजल मेरी अम्मी की थी वो वही वाली थी। सही, तो वो आपको पसंद आई फिर है? बिल्कुल। शायरी लोगों को, मुझे पता है लोगों को और की गजलें ज्यादा पसंद है, जैसे कुबो कुब गई, जो कि है उसकी अपनी जगह है, मगर मेरे लिहाज से जो मुझे सबसे फेवरेट की वो चेहरा था। सही, तो शायरी आपने कहा कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये क्या है कैसे, तो कब फिर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ मेरी अम्मी तो बहुत अच्छा भी लिखती है? क्या एज थी तब? उनकी जिंदगी में ही आपको एहसास हो गया था कि हाँ बहुत नहीं, जिंदगी में तो एहसास नहीं हुआ, बिकॉज मैं उस वक्त सिर्फ 14-15 साल का था, और इस किस्म की गहरी शायरी और जिस किस्म के वो इमोशंस एक्सप्रेस करती है शायरी में, वो जरा आप इंसान जब बड़ा होता है और मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है तभी और एक्सपीरियंस करता है, तो तजुर्बा आता है, तभी आपको एहसास होता है कि हाँ आप इसे रिलेट कर सकते हो कि वो क्या कहना चाह रही और क्या कह रही है। तो वो जरा बाद में आया, उस वक्त तो मैं बहुत कम उम्र था। ठीक है, तो म्यूजिक तो क्योंकि आप तो समझदार भी हो गए, आजकल किसको सुन रहे हैं, किसका म्यूजिक पसंद करते हैं ज्यादा? आजकल जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स तो काफी है, मगर जैसे जुनैद जमशेद मेरा फेवरेट है, जिनोन फेवरेट है, और स्ट्रिंग्स है, मतलब ये तो पुराने किस्म के ग्रुप है, मगर उन्हीं ग्रुप में मैं बड़ा हुआ था, तो यही मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं। सही, तो आपकी अम्मी का ना एक मेरी अम्मी को रविशंकर बड़ा पसंद था, आई डोंट नो व्हाई। जब भी घर में किसी को मेहमान आते थे तो रविशंकर हमेशा चल रहा होता था। अच्छा, उनको पसंद करती थी। तो उनको सितार बड़ा पसंद था। सही, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप यादें भी शेयर कर रहे हैं उनकी, जो कुछ लोगों को इतना पता नहीं होगा। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना वो बहुत स्ट्रांग था। उनकी जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि हालात से इनको बर्दाश्त करने और उन पर काबू पाने के लिए मैं खुद ही हंस लेती हूँ अपने ऊपर, अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो मैं हंसी में उड़ा देती हूँ उनको। कहने का मकसद यही था। तो मैं देखती हूँ कि आप में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। हमारी पिछले कुछ दिनों से जब बात हुई तो मैंने ऐसे नोटिस किया कि आप में है, आप बात को मजाक में ले लेते हैं। तो ये कहीं आदत उनसे मिलती जुलती है या आपकी अपनी ही है? हो सकता है, बिकॉज मतलब मेरी ज्यादातर बातचीत तो बचपन में उन्हीं से होती थी, और जैसे बचपन में बड़ा होता है इंसान तो जो एक्सपोजर उसको बचपन में मिलता है वही आगे जाके सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मेरी उनसे मतलब हर तरह से बातें होती थी, मजाकिया किस्म की, सीरियस किस्म की। जैसे हम हमेशा रात में खाना हमेशा कोशिश करने के साथ खाते थे। मतलब कभी कभी हो जाता था कि वो मुशायरे में गई हुई या कोई लेट सीबीआई मीटिंग है तो वो नहीं आ पाती, या कोई शादी वगैरह का तकलीफ है, मगर हम कोशिश यही करते थे कि रात में खाना जरूर खाते थे। तो उसमें हर किस्म की, हर मौजूद की बातें होती थी, मजाया किस्म की, जैसे कि आज किसी ने ये कह दिया तो वो कह दिया, या वो फला आया कितना मजाया था, इस किस्म की चीजें शेयर करती थी हर चीज। तो उन्होंने कहा कि आप चटोरे बहुत हैं, आपकी वजह से उन्होंने खाना बनाना सीखा था। तो क्या अब भी आपकी वो आदत बरकरार है या बदल गई? आप इतना खाते पीते नहीं, इतना नहीं करते उस चीज का? आई डोंट नो, मतलब लोग कहते हैं तो बच्चे पतले होते हैं जरूर खाना नहीं खाते होंगे, मगर मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है और मेरी अम्मी की तरह कि हम खाना बहुत खाते थे मगर हम वेट नहीं गेन करते थे। तो ये अच्छी बात है, अगर आप मजेदार खाना खा ले और ये वेट नहीं गेन न करें, डाइट करने की जरूरत नहीं पड़े, तो ये आई गेस अच्छी बात है। हाँ, बचपन से मैं शुरू में मुझे इतना याद है कि मैं खाने के बारे में नखरे बहुत करता था। अब जैसे कि जब मैं छोटा था तो जैसे कि हम लोग सारे लोग खाने के साथ अचार खाते हैं या चटनी खाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे शौक था हर चीज एप्पल जैम के साथ खाना, चाहे वो अंडा हो या रोटी हो या जो भी हो, बस एप्पल जैम मस्ट होनी चाहिए। और फिर इस्लामाबाद में पता नहीं क्या हुआ कि जिस कंपनी की एप्पल जैम मुझे बेहद शौक था, वो भी शॉर्टेज हो गई उसकी। और मैंने कहा मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो ये फला कंपनी की एप्पल जैम चाहिए, अहमद की एप्पल जैम चाहिए, मिचल्स की आएगी नहीं, शेजान की नहीं, मुझे बस अहमद की एप्पल जैम चाहिए। तो फिर उसने फिर ये किया कि एक एप्पल जैम कहीं से उनको मिल गई अहमद की खाली बॉटल, फिर उन्हें मिचल्स की और शेजान की एप्पल जैम उसमें डाल के मुझे दे दी, और ताकि मैं खाना तो खा सकूं किसी तरीके से। तो थोड़ा सा स्नीकीनेस किया मैंने मेरे साथ, ठीक है, अच्छा किया। मतलब
मैं वाज नॉट बीइंग राइट. फिर फॉर एग्जाम्पल उनकी रहू मछली मुझे बड़ी पसंद थी, वो जो मटर पुलाव बनाती थी तो बहुत इंतहाई मजे का होता था, तो वो खाता था उनके साथ. और फिर उनका जो जब चिकन बनाती थी वो भी मजे का था. और उसमें भी नखरे होते थे कि मैं सिर्फ डार्क पीस खाऊंगा, चिकन लेग्स मुझे खाने. तो जब बॉस्टन में होते थे हम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी होती थी, तो वहाँ पर मौसम इंतहाई कभी कभी ठंडा हो जाता था, बर्फबारी होती थी, तो मैं खाना नहीं खा रहा होता था रात में. तो उनको बेचारे के ऊपर मैं कहता कि भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगा. तो फिर रात में 10 बजे 11 बजे बर्फ हो रही हो, तूफान आया हुआ, वो बेचारे अपनी गाड़ी पे जाती और मेरी चिकन लकड़ी आती थी, रात में बनाती. हालांकि उनकी असाइनमेंट है अगले दिन, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस चिकन लेग्स खाना है. सही. और आपकी खुशी के लिए वो करती थी. ये होती है माँ, है. बिल्कुल बिल्कुल. अब मुझे अब जाके एहसास हुआ कि मैं कितना अनरीजनेबल होता था. उस टाइम पे तो एहसास नहीं होता था कि उस वक्त तो मैं कहीं मुझे चाहिए मेरे हाथ के आप बनाए मेरे लिए. तो अकलौता होने का फायदा उठा रहे थे ना कि मेरी हर बात मानी जा रही. अकलौता बेटा होने का बिल्कुल. मतलब बेटियों को भी मिलता होगा, पर आई एम श्योर अकलौती बेटी की बात होती है. सही बात है. कभी कभी आपने सोचा, या ऐसे होता है ना कि इंसान की हजारों ख्वाहिशें होती हैं जो रह ही जाती हैं, पूरी नहीं होती, कि कोई और होता सिस्टर ब्रदर, चलो मैं अम्मी के बाद उनके साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर सकता. ये खला आपको खाली नजर आता है जिंदगी में? ऑफ कोर्स बिल्कुल आता है. बिकॉज अब मैं किसके साथ शेयर कर रहा है. आई मीन वो अगर होती तो वो खुश होती है, फिर उनसे बहुत मैच्योर मौजूद पे बात करता, दुनिया के हालात और इस मौके की चीजें. उस वक्त तो मतलब मेरा जो दुनिया थी बहुत छोटी होती थी. ये स्कूल या कार्टून या छोटी मोटी रेसलिंग वगैरह की चीजें. तो अब तो इतने बड़े मौजूद पे बात नहीं कर सकता था उनके साथ, मगर अब अफसोस है कि वो मौका नहीं मिला. चलिए आपसे कुछ सुनते हैं. आपकी जुबानी आज शायरी आपको थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, जहमत देते हैं, हम सुनाएंगे हमें कुछ उनका कलाम? नो प्रॉब्लम. मैंने आपको बता दिया था कि मुझे उनका फेवरेट जो उनकी गजल है वो चेहरा है. तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं वही दोहरा दूं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी. मेरे चेहरे पे गजल लिखती गई, शेर कहती हुई आंखें उसकी. शोख लम्हों का पता देने लगी, तेज होती हुई सांसें उसकी. वाह. I mean, this is high level stuff. नहीं, पर बहुत जबरदस्त. आपने भी कमाल ही कर दिया पढ़ के, सच में. तो अभी थोड़े और भी हैं इसमें वर्स. ऐसे मौसम भी गुजारे हमने, सुबह जब अपनी थी शामें उसकी. वाह. नींद इस सोच से टूटी अक्सर, किस तरह कटती हैं रातें उसकी. दूर रहकर भी सदा रहती हैं, मुझको थामे हुए बाहें उसकी. वाह, बहुत इट्स ब्यूटीफुल. कितना खूबसूरत है. और ये मतलब मुझे तो उस वक्त मौसीकी ज्यादा अच्छी लगी थी, पर अब मैं जब बड़ा हुआ और उसको पढ़ रहा हूँ, समझ सकता हूँ, मेरी उर्दू बेहतर हुई है, तो एहसास होता है कि कितनी गहराई है इसके अंदर, और कितने इमोशन कैप्चर किए हैं इसमें. हाँ, बहुत खूबसूरत. और आपने भी बहुत उम्दा अंदाज से उसको पढ़ा भी है. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. यू वेलकम. एक नज़म और भी उन्होंने लिखी थी, बहुत ही प्यारी सी, इनकार में आपके लिए, कि मेरे बच्चे ने पहली बार उठाया है कलम और पूछता है क्या लिखूं मामा. तो उसके आखिर में आप लिखती हैं कि सारे खूबसूरत लफ्ज़ लिखना, सदा सच बोलना, एहसान करना, प्यार भी करना, मगर आंखें खुली रखना. ये नज़म आपकी नज़रों से गुजरी, कभी आपने पढ़ी या सुनी कहीं? मैंने पढ़ी तो नहीं है, बट मैंने काफी बार सुनी है, और लोगों ने मुझे बताया कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे ऊपर ये नज़म लिखी है. तो इन द सेंस कि उसको मैंने डेफिनेटली अपने सामने रखा हुआ है एज अ गाइडेंस, कि भाई बिल्कुल सच बोलो, प्यार करो, मगर आंखें जरूर खुली रखो. बिकॉज दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितनी लगती है. इसमें बड़े मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें और मुश्किलात होती हैं, तो कदम देख कर चलो. सही. बहुत ज़बरदस्त. वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी ना कि इसमें एक एंड पे नसीहत भी आ जाती है, और उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं तो सच बोलती रही, लेकिन मुझे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं फिर भी कहूँगी कि आप सच भी बोलें, एहसान भी करें, प्यार भी करें, लेकिन आंखें खुली रखें.
तो आंखें तो जब आप मेरे पास यही कुछ चीजें हैं, उनकी नसीहतें जिनको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। मजबूरी है, क्या करे, पर जो है उसको उसी का फायदा उठाना है। हाँ, नहीं, ये एक खुश नसीबी भी कह सकते हैं सेम टाइम, क्योंकि वो उनकी हर गाइडेंस जो है ना वो आपके साथ साथ है। अगर आप देखें कि वो किस वक्त में क्या उन्होंने आपके लिए कहा, तो आप उसमें से अपने लिए ले सकते हैं कि चूज कर सकते हैं कि हाँ कौन सी नसीहत मुझे मिली। जैसे इसमें ये भी है कि आपने अच्छा रहना है, लेकिन ये है कि आंखें खुली रखनी है, देखना है कि लोगों के पर एतबार नहीं करना, या बिला देखना पड़ता है ना कि आप कई दफ़ा ये होता है कि लोग इतने होते हैं वो लिबादा ओढ़े हुए कि हम धोखा खा जाते हैं, तो इसलिए हमें बस से पर्दा कोई बात और होती है और सामने कुछ और बचा होती है। जी, तो वो आंखें खुली रखने का मकसद यही है कि हम देखें कि असल में इंसान है क्या, धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो ये तो मुझे बहुत ही ऐसे ना टची सी लगी ये वाली, कि बिल्कुल ही आपका ना वो दिल को लगती है। हम आपकी कुछ नसीहतें उन्होंने मेरी जिंदगी में भी मुझे दी, जो कि आप अभी बात करना चाहे बाद में करना चाहे, आपकी मर्जी। जी, वही हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लें और उसके फौरन बाद आपको वेलकम बैक कहेंगे, ठीक है? जरूर। थैंक यू। और अब वक्त हुआ जाता है कि आपको टाइम बता दें और फिर लेके चलें एक छोटी सी ब्रेक जाने। जी हाँ, और बहुत अच्छी सी गज़ल सुन रहे थे आप सब। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये जो पसंद आया होगा रंग। मुराद साहब हैं इस वक्त परवीन शाकिर साहिबा के बेटे हमारे साथ हैं और यादें शेयर कर रहे हैं, अपनी अम्मी के साथ गुजरा हुआ वक्त हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुराद, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, तो आप कंटिन्यू रखें प्लीज। राइट, तो मैं क्योंकि इनका बहुत मुझे स्पेशल अटेंशन मिलती थी, तो मुझे लगता था कि कभी कभी मैं अबव द रूल्स हूँ, और उनको ये बात पसंद नहीं लगती थी। तो एक बार उन्होंने मुझे एक बड़े अच्छे तरीके से ये लेसन सिखाया कि इस्लामाबाद में एक वीडियो स्टोर होता था, उसका नाम था रेडियो सिटी। तो वहाँ से हमेशा मूवीज रेंट करते थे और फिर उसको देखे वापस करते थे। तो मैं समझता था क्योंकि मैं परवीन शाकिर का बेटा हूँ, मैं 2 दिन की बजाय 10 दिन रख लूँ, मुझे लेट फीस देनी पड़ती थी। तो मैं ऐसे ही करता था। तो एक बार मैंने एक मूवी रेंट की और फिर ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद वापस करने की कोशिश की। मेरी अम्मी को पता था कि वो लेट है, तो मेरे साथ गए। तो वहाँ पे जो काउंटर वाला बंदा था, उसने कहा नहीं, आपको लेट फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। ओनर भी उसने कहा नहीं आप ना दें, मगर उन्होंने मुझे साथ रखा और देखा कि उन्होंने जानबूझ के लेट फीस दी, और मुझे एहसास दिलाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आपको अब रूल्स नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे लेसन फिर अभी तक याद है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पढ़ाई के मामले में वो बहुत ही सख्त थी। एक बार मैं इस्लामिया में बड़े गंदे नंबर आए थे, तो वो इस्लामाबाद क्लब तक आ गई। मुझे फिर डांट पड़ी सबके दोस्तों के सामने कि तुम्हारे गलत नंबर क्यों आए हैं, और मैंने कहा था कि तुम उस पर फोकस करो। तो फिर पढ़ाई के मामले में हमेशा वो सख्त होती है इस चीज में। ठीक, और इसीलिए आप आज इस मुकाम पे हैं। अगर वो सख्ती ना करती तो आप भी लाइटली लेते उस चीज को। बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना? तो कुछ अपने बारे में आप बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में। शादी हुई है, क्योंकि हमने सुना है आपकी बेटी जो है 2 प्यारी प्यारी, एक तो प्रिंसेस हैं और फिर एक का नाम भी आपने मिलता जुलता उनके नाम पे ही रखा है। राइट, तो मेरी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है शानवी परवीन अली, और जब पहली बेटी हुई थी तो मेरा हमेशा शौक था कि उसका नाम मेरी अम्मी के ऊपर आए, तो इसलिए फिर उसका नाम मिडिल नाम मैंने परवीन रखा। और दूसरी का नाम है आर्या फातिमा अली, और वो अभी 3.5 साल की, और शानवी अभी 7 साल। तो उनको बड़ा तजुस्सा से अभी से घर में उनकी अम्मी की तस्वीर लगी हुई है, पेंटिंग है, और लोग पूछते हैं अच्छा तो परवीन शाकिर की पोती हो, तो वो पूछते हैं अच्छा कौन है, क्या है, मुझे बताएं, मुझे दिखाएं। तो यूट्यूब पे कभी कभी उनको मैं दिखाता हूँ कि भाई ये तुम्हारी दादी हैं। कभी कभी शौक तो बड़ा होता है, दिल तो बड़ा चाहते हैं काश वो यहाँ पे होती, उनके साथ वक्त गुजारती, जिस तरह के सारे जो नए छोटे बच्चे हैं अपनी दादी या नानी वगैरह साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो तो उनको नहीं मिल सकता अनफॉर्चुनेटली, बट अब यूट्यूब के थ्रू ही ये काम हो सकता है। सही, हाँ, अल्लाह ताला आपका साया दायमो कायम रखे उन पे, आमीन। और बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक भी आ रही है, उससे पहले एक उनके नाम पे ट्रस्ट भी है, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं या आप क्यों टाइम वगैरह नहीं दे पाते? तो परवीन शाकिर ट्रस्ट मेरी अम्मी की बेहतरीन दोस्त परवीन कादिर आगा ने बनाया, जो कि उसकी 2 मिशन थे। एक था कि मुझे बड़ा
पढ़ा करें, और दूसरा उनकी जो तहरीरें हैं अम्मी की, उनकी लॉन्जिटिविटी रहे। तो मेरे ख्याल से बड़ा तो मुझे कर दिया है, तो अब दूसरे मिशन पे वो है कि अम्मी की जो तहरीरें हैं वो एवरग्रीन रहे, हमेशा फ्रेश रहें। तो उस पर वो काफी काम करते हैं। मैं कनाडा में हूँ तो मैं पाकिस्तान में तो नहीं कर सकता उसका ज्यादा हेल्प, बट मैंने रियलाइज किया है कि अब नया जो मीडियम है, डिजिटल मीडियम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत जरूरी है कि एक ऑफिशियल प्रेजेंस हो। तो फिर मैंने अपनी अम्मी का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाया है, परवीन.शाकिर, और फेसबुक पे भी है परवीन शाकिर, facebook.com/परवीन शाकिर, ताकि लोग आए, उसको फॉलो करें। और मैं जरूर अपनी सारी पर्सनल स्टोरीज और उस पर चीजें शेयर करूंगा ताकि हमेशा कंटेंट हमेशा नया रहे, और परवीन शाकिर के जितने फैंस हैं उनको हमेशा और इन्फॉर्मेशन मिले मेरी अम्मी के बारे में, जो कि और सोर्सेस से या तो सही नहीं होती है या फिर होती ही नहीं है। बिल्कुल, इसी पे ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया, क्योंकि आप जो चीज़ देंगे वो 100% उसमें सच्चाई होगी। बाज़ लोग जो होते हैं वो टाइटल कुछ और लगा के अंदर कुछ और बात कर रहे होते हैं, तो वो जो उनके फैंस हैं या जो उनको पसंद करते हैं, कीदत रखते हैं, उनको पसंद नहीं आती वो बात, वो उनका दिल दुखता है। तो अच्छा है, बहुत अच्छी। मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे हैं जिसपे इंतहाई बिल्कुल ही गलत किस्म की चीजें लिखी हुई है, मैं कह रहा हूँ ये कहाँ से इनको ये मिली है। सो आजकल के जमाने में authenticity is very important. तो वेबसाइट भी बन गई है, इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मगर जब तक इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के ऊपर जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी के बारे में चाहिए वो वहीं से मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारी दुआएं, बहुत अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाब करे, और जिस तरह आपका नाम मुराद है, अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद व आबाद बामुराद रखे। हमारी दिल से दुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। तो ये थे जी मुराद, हमारे साथ परवीन शाकिर साहिबा के बेटे, और बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही इनसे, और बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने सलाम दुआ भेजी। हमने फिर भी बता दिया था उनको कि आपकी फीडबैक आई है, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये आवर। 1 घंटा जो वो इतना जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सारा जो गुफ्तगू थी उनकी, बहुत सारी यादें उन्होंने ताज़ा की, और मैंने जानबूझ के भी वो मोमेंट छेड़े नहीं हैं, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं से पता ही है, पर ज़रूरी नहीं होता कि आप अच्छे भले इंसान को दुखी कर दें। तो इसलिए हमने वो उनसे सवाल जो है पूछने से ग्रेज किया कि तब वो क्या कर रही थी जब उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ या एक्सीडेंट हुआ। तो आई होप कि आप भी इस बात को समझेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं, अब वो हो गई हैं, तो उनको दोबारा से आप रिकॉल करेंगे तो वो मेमोरीज़ जो हैं वो दुख देती हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि किसी को मेरी वजह से दुख ना मिले, जितना हो सकता है मेरी तरफ से खुशी ही मिले, और अच्छे मोमेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जहाँ जहाँ भी हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही बहुत होता है, और जो बात हो गई वो ज़ाहिर है बहुत दुख देने वाली है, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर वो उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करें कि जब हमारे पेरेंट्स दुनिया से जा रहे थे या गए हैं तो हम क्या कर रहे थे, या वो सारा हवाला बयान करना। तो इसलिए हमने वो सवाल उनसे नहीं किया। तो बाकी जो अभी प्रेजेंट में वो लाइफ गुजार रहे हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। उनके बचपन की कुछ यादें हमने शेयर की हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। और ये सनराइज़ रेडियो को क्रेडिट जाता है कि वेस्ट यॉर्कशायर में सबसे पहले परवीन शाकिर साहिबा के बेटे को, जो दुनिया ढूंढ रही थी कि कहाँ गए हैं, कैसे होंगे, तो हमने आपके रूबरू किया उनकी आवाज़ को। तो यकीनन आपने सुना भी और एंजॉय भी किया होगा, महसूस हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी इस मातम मोहब्बतों प्यार और खुलूस का।